स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक संसाधन के बारे में जानेंगे जो कक्षा 8 की पुस्तक से ली गई है और ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। तो संसाधन के बारे में उनकी अर्थ को समझने से पहले, उनकी परिभाषा को जानने से पहले हम लोग ये जान ले कि संसाधन एक आम बोलचाल की भाषा में क्या है। तो संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमारे आवश्यकताओं को पूरी करती हो, जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती हो, उसे हम लोग अपने अनुसार संसाधन कहते हैं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, हमारी ज़रूरत को पूरा करता हो, उसे हम लोग संसाधन कह सकते हैं। यहाँ संसाधन के अर्थ को समझने से पहले हम लोग को ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जो हमारे लिए संसाधन हो सकता है कि आपके लिए वो संसाधन ना हो, या फिर जो आज हमारे लिए संसाधन है वो भावी पीढ़ी में भी संसाधन ना रहे, या आज जो हमारे लिए संसाधन नहीं है वो भावी पीढ़ी में संसाधन बन सकता है। इन सब बातों को आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के हैं, संसाधन के और भी क्या क्या नाम हैं, किस तरह के संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं या बाद में उपयोगी हो सकते हैं। ये सारी बातों को आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत जानेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं संसाधन की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम लोग उसके अर्थ को समझेंगे। संसाधन का परिभाषा या अर्थ को समझने के लिए हम लोग को ये जो लिखा हुआ है, इन बातों को एक एक जो शब्द हैं उनको समझना होगा कि क्या कह रहा है। यहाँ कहता है कि संसाधन हमारे चारों ओर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, इसे हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में प्रयुक्त हो। यहाँ मार्क वाली बात है दोस्तों कि यहाँ कह रहा है हमारी आवश्यकताओं, हमारे चारों ओर तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन अगर हमारी आवश्यकताओं को वो पूरी नहीं करता हो तो वो संसाधन नहीं हो सकता है। जिनको बनाने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जिसको हम लोग उसे मान्यता देते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी कि जिसका कोई वैल्यू हो, मूल्य हो, आर्थिक रूप से जिसका मूल्य हो, वो भी संसाधन है। इस जो परिभाषा में संसाधन के बारे में कहा गया, बहुत सारी बातों को कहा गया। इन्हीं में से कुछ शब्दों को हम लोग आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में हमारी मदद करता है। तो प्रत्येक वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। हमारे चारों ओर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे चारों ओर भूमि है, हमारे चारों ओर वायु है, हमारे चारों ओर जल है, हमारे चारों ओर खनिज है, और हमारे चारों ओर मनुष्य भी है, वनस्पति भी है। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम लोग अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अपनी टेक्निक को भी लगा सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके, तभी वो संसाधन कहलाता है। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस संसार में उपलब्ध है, पहाड़ों पे, समंदर के नीचे। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारी टेक्निक पहुँचती नहीं, हम उसका इस्तेमाल करने से मतलब रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तो वैसे चीज़ें भी हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकती। बस यहाँ पे नोट ये करना है कि संसाधन वही चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती हो, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हों, वो ही संसाधन हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये मोटा मोटी हम लोग को समझ लेना है कि संसाधन जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो, या फिर जिसमें हम लोग अपनी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको उपयोग में लाने के लिए, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं।
अब हम लोग जानेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं संसाधन के कितने प्रकार हैं। संसाधनों के प्रकार के बारे में बताया गया है कि संसाधन को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हमारा हो गया स्वयं मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को भी बहुत सारे उपभागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं विकास एवं उत्पत्ति के उपयोग के आधार पर कि किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, विकास किस आधार पे हुआ, उसके आधार पे संसाधन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे हो गया है पहला वास्तविक संसाधन, जिसमें आ जाता है कोयला, खनिज तेल, दक्कन पठार की काली मिट्टी। तो वास्तविक संसाधन किसे कहेंगे, यहाँ पे हम लोग को ये समझना है। तो वास्तविक संसाधन हम लोग उसको कहते हैं जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो और जिसका उपयोग हम लोग वर्तमान में कर रहे हों, वैसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। यानी कि ये जो वास्तविक संसाधन होते हैं इसकी मात्रा सीमित होने के कारण अगर हम लोग इसका लगातार उपयोग बड़ी मात्रा में करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसे बनने में हज़ारों हजार साल लगते हैं और मनुष्य की ज़िंदगी उतनी बड़ी है नहीं। इसलिए इस संसाधन को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, जैसे हमारा खनिज तेल हो गया, दक्कन पठार की काली मिट्टी हो गई। अगर इसका हम लोग लगातार उपयोग करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी जितनी मात्रा है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और इसको बनने में चूँकि हज़ारों हजार साल लगते हैं, इसलिए इसे इस कैटेगरी में रखा गया है कि इसकी मात्रा ज़्यादा उपयोग करने से ख़त्म भी हो सकती है। दूसरा है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि वैसे संसाधन जो उपलब्ध तो हों लेकिन हमें उनकी मात्रा बिल्कुल मालूम नहीं कि वो मात्रा कितनी है, क्योंकि हमारी जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्निक है, वो अभी इतनी उन्नत नहीं हुई है कि उस संसाधन तक पहुंचकर हम उसकी मात्रा का पता लगाएं या फिर हम उसे उपयोग में ला सकें। जैसे आप समझ सकते हैं कि लद्दाख में यूरेनियम की बहुत बड़ी मात्रा है, ऐसा कहा जाता है कि मात्रा है वहाँ पर, लेकिन उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा जगह है कि जहाँ पर हमारी टेक्निक भी नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में वहाँ तक हमारी टेक्निक पहुँच जाए और हम लद्दाख से यूरेनियम निकालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक और पॉइंट हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सभी जो संसाधन हैं वो संभाव्य हो सकते हैं लेकिन बाद में वो वास्तविक बन जाते हैं। आज संभाव्य है हमारे लिए कि आज हमको पता तो है कि ये चीज़ उपलब्ध है यूरेनियम, लेकिन हम वहाँ से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्निक उतनी उन्नत नहीं हुई है, हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं गई है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो वो वास्तविक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम देना चाहते हैं कि जो पवन ऊर्जा है, ये जो वायु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल 200 वर्ष पहले नहीं होता था। ये हमारे लिए संभावित संसाधन था, लेकिन आज हम लोग जो पवन चक्की हैं वो लगातार चला रहे हैं, यानी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आज हमारे लिए वास्तविक संसाधन हो गया। जैसे हमारे तमिलनाडु में इसकी पवन चक्की लगी हुई है, नीदरलैंड में बड़ी बड़ी फर्में चलती हैं पवन चक्की द्वारा। तो ये जो 200 साल पहले था ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हमारी तकनीक उपलब्ध हो जाने के कारण आज हम लोग जो संभावित संसाधन था उसको हम लोगों ने वास्तविक संसाधन बना दिया है। फिर हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसके कौन कौन से भाग हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में 2 भागों में बांटा गया। अब जैव संसाधन क्या है? तो जैव संसाधन वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे जिसमें कि जान हो, जिसमें कि प्राण हो, उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। जैसे
जीव जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए। ये सारे प्राकृतिक संसाधनों के वैसे उपभाग हैं जिसमें जान होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि जान ना हो, जो निर्जीव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमारा आ गया मिट्टी, खनिज, ये सारे वैसे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त तो हैं लेकिन इसमें प्राण नहीं है, इसमें जान नहीं है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही हम लोग अब देखेंगे कि उसको और किन उपभागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही विस्तृत रूप से जो भाग में बांटा गया है उनमें से एक है आपका नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन हम किसको कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन आखिर है क्या, ये हम लोग जानेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन हम लोग उसको कहते हैं जो प्रयोग के बाद या यूज़ के बाद पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसका पुनः नवीकृत हो जाता है या पुनः पूरित होता है। जो चीज़ हम इस्तेमाल कर लिए हैं उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आती है, फिर से उतना प्राप्त हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि अगर हम लोग लापरवाही से उसका उपयोग करें तो ये नवीकृत जो संसाधन है वो भी सीमित हो जाता है। जैसे हमारा जल है, वन है, फिर मृदा है, अगर इसका हम लोग लापरवाही से उपयोग करें तो इसकी कमी हम लोग को भविष्य में महसूस होने लगेगी। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं कि जल की कमी, जल एक नवीकृत संसाधन है लेकिन फिर भी इसकी कमी अभी पूरे विश्व में हम लोग को देखने को मिल रही है कि सब जगह जल की कमी हो रही, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल लापरवाही से कर रहे हैं। इससे पुनः पूरित होने के लिए हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इसकी वजह है कि जो पीने की पानी की समस्या है वो हम लोग उससे जूझ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो नवीकृत संसाधन है उनमें से हमारा एक है पवन ऊर्जा। ये जो पवन ऊर्जा है ये असीमित है, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। ये हमारा जो पवन ऊर्जा है जितना हम इस्तेमाल करते हैं या जितना हम कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ये असीमित है। वैसे ये जो जल है, वन है, मृदा, ये भी असीमित है, लेकिन इसका हम लोग अगर लापरवाही से यूज़ करें, इन तीनों का अगर लापरवाही से यूज़ करें तो ये सीमित हो सकती है, इसकी कमी हम लोगों को महसूस हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अनवीकृत संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं। अनवीकृत संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को कह सकते हैं जिसकी भंडार की मात्रा क्या हो, सीमित हो, जिसका अगर हम लोग लगातार उपयोग करते जाएं तो उसे समाप्त भी हो सकता है, वो समाप्त भी फ्यूचर में हो सकता है। ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, अनवीकृत संसाधन कहेंगे, क्योंकि इसके बनने में हज़ारों हजार साल लगते हैं और एक मनुष्य का जो लाइफ होता है वो उतना नहीं होता है, एक सीमित टाइम के लिए होता है, 100 या 110 या 120, उससे ज़्यादा नहीं होता। इसलिए ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकृत संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कोयला का उदाहरण मैंने वास्तविक संसाधन में भी दिया था, तो फिर से हम बता देना चाहते हैं कि वास्तविक संसाधन भी वैसा संसाधन है जिसकी मात्रा भी ज्ञात है और जिसका प्रयोग हम लोग अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो कोयला हम लोग वर्तमान समय में बहुत सारा काम में यूज़ कर रहे हैं और इसकी मात्रा भी सीमित है, ज्ञात है, यानी कि कोयला भी अब ख़त्म होने के कगार पे, अगर इसी तरह का उपयोग रहा उसका, तो ख़त्म होने के कगार पे आ सकती है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही दोस्तों उसे और भी उपभागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग चार्ट पे देख सकते हैं कि वितरण के आधार पे बांटा गया। तो वितरण के आधार पे पहला जो संसाधन होगा वो सर्वव्यापक संसाधन होगा जिसमें वायु आती है। दूसरा है स्थानिक संसाधन जिसमें तांबा और लौह अयस्क है। अब हम लोग को समझना है कि जो सर्वव्यापक संसाधन होगा वो किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपस्थित हों, जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में प्रायः इस तरह के पूछे जाते हैं कि स्थानिक संसाधन निम्न में से कौन सा है। उसमें दे देगा आपको वायु, कोयला, खनिज,
तो इसमें हम लोग को समझना है कि कौन सा होगा। तो वायु ही है जो सभी जगह उपस्थित है और सभी लोग हम लोग सांस के रूप में उसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा हो गया स्थानिक संसाधन। ये जो स्थानिक संसाधन है, इसे वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी खास जगह में, किसी खास स्थान पे उपलब्ध हो। सभी जगह में ये उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इसे हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे तांबा है, लौह अयस्क है, सोना है, चांदी, कुछ भी आप ले सकते हैं जो किसी खास जगह में ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं स्थानिक संसाधन। और हम लोग को ये भी जान लेना ज़रूरी होगा कि हम लोग जो देखते हैं कि ये जो संसाधन है सभी जगह असमान रूप से हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं काली मिट्टी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसका जो वितरण होता है वो बहुत सारे बातों पे डिपेंड करता है। जैसे जलवायु हो गया, ऊंचाई हो गया और वहाँ का तापमान हो गया, ये सारी बातों पे ये डिपेंड करता है कि संसाधन किस स्थान पे किस प्रकार के पाए जाएंगे या कितनी मात्रा में पाए जाएंगे। देख रहे हैं कि संसाधनों के प्रकार में 3 भागों में संसाधन को बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के बारे में डिफाइन से जान लिया है। अब हम लोग दूसरा जानेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन को हम लोग कह सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, लेकिन उसका स्वरूप बदलकर हम लोग उसका उपयोग करते हों। जैसे हो गया हमारा लौह अयस्क। लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं बन पाया था जब तक मानव ने उससे कोई लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। जब लौह अयस्क के लोहा बनाना हम लोगों ने सीख लिया तो वो लौह अयस्क क्या हो गया, हमारा संसाधन हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे कि सड़क है, पुल है, मशीन है, प्रौद्योगिकी है, ये सारा हमारा मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आखिर ये जो मानव संसाधन जो हैं वो किस बात पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर कौन सा संसाधन पाया जाता है। जो संसाधन के वितरण का जो मामला है वो हमारे जलवायु, दूसरा प्रकार है मानव संसाधन। हम लोग सभी जानते हैं कि मानव के पास प्रकृति का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा ज्ञान है, कौशल है, टेक्निक है, इसलिए मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन कहलाता है। मानव भी जो है एक दूसरे के लिए संसाधन हो जाता है, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। इसलिए कहते हैं कि मानव भी एक विशेष प्रकार का एक विशिष्ट संसाधन है और इस संसाधन को और भी उन्नत किया जा सकता है, उसके कौशल को बढ़ाकर, उसके टेक्निक को बढ़ाकर। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कौशल विकास योजना चला रहे हैं, जिससे क्या हो कि मानव संसाधन हो वो डेवलप हो, उनका विकास हो। और मानव संसाधन अगर विकसित हो जाएगा तो हमारा जो देश है वो और भी विकसित होगा, क्योंकि हम लोग इसका अच्छे से संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए ज्ञान, कौशल और टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर पाएंगे। ऐसा शब्द है जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन सुनते रहते हैं कि ये सामान पेटेंट हो गया है, या फिर ये चीज़ उसके नाम से पेटेंट है। तो ये आखिर पेटेंट है क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस शब्द को हम लोग समझेंगे कि पेटेंट का अर्थ होता क्या है। वैसे अगर हम लोग शाब्दिक भाषा में देखें तो पेटेंट का अर्थ होता है, इसका तात्पर्य होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार हो किसी भी व्यक्ति का। जब कोई वस्तु या फिर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी वगैरह अगर मार्केट में आए तो उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये पेटेंट है, उस व्यक्ति के नाम पे पेटेंट है। उसका इस्तेमाल हम लोग उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते, या फिर उस आविष्कार को अपना नाम हम लोग लिख कर नहीं दे सकते उस चीज़ पर कि ये मैंने बनाया है। हमेशा जो वो चीज़ बनेगी, उसका उत्पादन होगा, उसी व्यक्ति के नाम से होगा जिसके नाम से वो पेटेंट हो। और इस टर्म में हम लोग एक बात और समझेंगे कि जैसे दादी माँ का नुस्खा ही ले लीजिए। यदि दादी माँ का नुस्खा आज के युग में उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, उससे कोई हमारा उसका आर्थिक वैल्यू नहीं है,
लेकिन जिस दिन अगर कोई व्यक्ति दादी माँ के नुस्खे को ही अपने नाम से पेटेंट करवा ले और यदि उसे फर्म द्वारा, मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाए तो वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे, वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। और वो क्या हो जाएंगे कि वो पेटेंट हो गए उस व्यक्ति के नाम से जिसने उसे अपने नाम से पेटेंट करवाया है। तो यहाँ पेटेंट का अर्थ समझने के लिए हम लोग ये भी जान गए कि कोई भी संसाधन जो हो सकता है बाद में जाकर आर्थिक मूल्यवान बन सकता है, जो पहले मूल्यवान नहीं है वाणिज्यिक रूप से, लेकिन पेटेंट हम करवा लेते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य का क्या अर्थ होगा? यानी कि अगर हम लोग संसाधन के संदर्भ में देखें तो मूल्य का अर्थ महत्व से लगाया जाता है। जिसका महत्व हो वो उसका मूल्य होता है, उसका वैल्यू होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो एक धातु है उसका आर्थिक मूल्य होता है, उसका महत्व होता है। लेकिन अगर हम लोग एक मनोरम दृश्य को देखते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।